फ्रेंड्स, जैसे कि यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में एक यूनिट ही पूरा समर्पित है कहानियों को। उस कहानी की श्रृंखला में आपके समक्ष आज प्रस्तुत है कहानी भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी अमृतसर आ गया है। दरअसल ये कहानी अगर देखेंगे तो भीष्म साहनी द्वारा रचित एक बहुचर्चित कहानियों में शुमार है। कहानी का केंद्र क्या है? भारत पाक विभाजन का जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य में देखें तो जो भड़की सांप्रदायिकता थी, उस सांप्रदायिकता का शिकार कितनी भावनाओं का आहत होना और उसमें भी त्रासद स्थितियों को इस कहानी में बखूबी बयां किया गया है। विभाजन के समय जो चिंगारी लोगों के हृदय में सुलग रही थी, वह सांप्रदायिकता दंगों के रूप में सामने आई और कहानी में इसको एक रेलगाड़ी जो कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों से होकर गुजरती है, वहां पे लोग बैठ रहे हैं और बैठते वक्त क्योंकि ऐसी हालात उस समय बन चुकी थी देश में कि उस समय लोगों के मन में उनकी मना स्थितियां क्या थी, उनका वर्णन यहाँ सचित्र देखने को मिलता है। चित्र इसलिए सचित्र बोल रहे क्योंकि बिंबात्मकता की प्रस्तुति आप कहानी को मतलब कि एक तरीके से पढ़ते वक्त ये चीज महसूस कर पाएंगे कि कैसे कहानी में भीष्म साहनी जी ने एक रेलगाड़ी का वर्तमान पाकिस्तान के किसी शहर से निकलकर अलग अलग स्टेशनों से होते हुए जब वो अमृतसर पहुंचता है, तो इस रेल यात्रा के दौरान जो भी तनाव, विवाद या छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं और उसे पूरे माहौल में कैसे एक तनाव सा फैला हुआ है, लोग कैसे एक दूसरे से एक तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं जो एक साथ रहने को राजी रहते थे। यानी एक तरीके से उन लोगों में मनोवैज्ञानिक रूप से सांप्रदायिकता का एक पैठ जम गया था। भावनात्मक या विचारात्मक जो धरातल है उनका वो बिल्कुल विच्छेदित हो गया था एक दूसरे से। तो कहानीकार में जो कि भीष्म साहनी जी, क्योंकि एक तरीके से कहानीकार के रूप में इनकी ख्याति का ये भी कारण रहा है कि इन्होंने बहुत ही गहराई से चीजों को देखा है, तमस में भी देखे, तो इन्होंने जो भारत पाक विभाजन है उसको बहुत ही नजदीक से समझा है। तो उस चीज को यहाँ पे अच्छे से बयां करते हैं। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि एक ट्रेन है, ट्रेन में एक पठान यात्री द्वारा एक दुबले पतले जो है बाबू के मजाक से होता है। मांस खाने को लेकर वे लोग उसका उपहास करते हैं। मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता है। तो जिसे ये होता है कि जब कभी भी अगर ये देखिए कि ऐसे नॉर्मल सब चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का उपहास उड़ाया जाए या कुछ भी कहा जाए, लेकिन क्योंकि उस समय स्थितियां ऐसी थी कि कोई भी कुछ भी कह दे तो उसको सब गलत ले लेते थे। कुछ बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही हुआ है। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खीखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहते थे। डिब्बे में 3 पठार व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ ही यानी साथ वाली जो सीट थी उस पर बैठा था। एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे तो ऐसा लगता था। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह से ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, मतलब वो ट्रेन चल रहा है, ट्रेन का परिदृश्य है, कितने लोग हैं और किस स्थिति में बैठे हैं, कौन क्या कर रहा है उसको वर्णित किया गया है। फिर यहाँ पे एक ही संभव है 2 एक और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं है। गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। अच्छा, ये भी बड़ी विडंबना थी कि एक तरफ देश आजाद हो रहा है, दूसरी तरफ विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं, लेकिन उस समय जो सांप्रदायिकता की स्थिति फैली हुई थी देश में, तो शांत कराना बहुत जरूरी था। ऐसे में जो विकल्प के तौर पे लगा देश में वही हुआ। लेकिन ये देखिए कि ट्रेन भी ये कह रहा है कि लेखक एक तरीके से कि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था, तो मन ही मन में बहुत प्रसन्नचित्त था। लेकिन साथ में देखिए कि विडंबना क्या है देश की, कि उस समय देश में क्या चल रहा है। एक तरफ आप खुश तो हो रहे हो, लेकिन स्थितियां ऐसी है, चाहते तो सब खुश होते, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी थी कि सब एक साथ खुश नहीं हो सकते थे। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। मतलब ये सच्चाई नहीं लगता है। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही छुटपुटे में बीत जान पड़ता है।
जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह छुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे यही पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता था कि बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में वो आते जाते रहेंगे, बंबई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस तरफ जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम ए आजादी की तैयारियां भी चल रही थी। इसी पृष्ठभूमि में लगता देश आजाद होने जाने पर भी दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस छुटपुट में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा भी झलक दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरे बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की टोकरी जो बोटी थी उसको बढ़ाकर खाने का आग्रह किया। बोला कि काले बाबू ताकत आएगी, अब जैसा हो जाएगा। यानी एक खट्टा खट्टा जो पठान है वो सामने कह रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि वो जो खा रहा है वो भी खाए और कह भी रहा है कि बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दालकोर तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारी हाथ से नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम, इधर तुम कौन देखता है, हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा। और तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहका उठा पर दुबला पतला बाबू हंसता से हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में कह भी देता। वो कितना बुरा बात ए अमकाता, वो कहता है कि ए अमकाता तू हमारा में देखता हुआ सब पठान मगन है। यानी मतलब कि हंसी खिलियां ये सब तो उड़ाई जा रही है। और सामान्यतः अगर परिवेश में इस तरीके से एक बवंडर नहीं मचा होता तो सब सामान्य सी बातें होती, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां जिस तरीके से थी उसमें वो जो बाबू था उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था ये सब बातें। ये इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए। अब यहाँ पे देखिए, सांप्रदायिकता के बीज बोने के लिए लोग कितनी बारीकियों से चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि अब वो कैसे, क्योंकि हो सकता है मन ना रहा हो बाबू को लेने का, लेकिन बार बार उसको एक तरीके से इंसिस्ट करके चाहते हैं कि नहीं ले ले, लेकिन वो मना कर रहे हैं। अब सामने वाला ये समझ रहा कि वो मेरे से क्यों नहीं ले रहे। ये नहीं कि सामने वाला नहीं इच्छा जाहिर कर रहा खाने का तो छोड़ दे, क्यों नहीं ले रहा, उसका कारण किस तरीके से ढूंढ रहा है और उसकी व्याख्या किस प्रकार कर रहे हैं कि इसलिए नहीं खाता या नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूल काय सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आंधी तोंद सिर के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खीखी करने लगे। मांस नहीं खाता ये बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो। अब ये कितनी बड़ी बात है कह देना कि अगर तुम मांस नहीं खाते हो, अगर वो कह रहा है, सामने से बोल रहा है, निमंत्रित कर रहा है, तो संबोधन में सामने वाला ये कह रहा है कि अगर तुम नहीं खा सकते तो जाओ तुम जनाना, अब जो जनाना डिब्बे में यानी स्त्रियों के डिब्बे में जाके बैठो, इधर क्या करते हो। फिर वो लोग कह उठे। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम किस्सा कहानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां तो थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था।
तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वो भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल ही रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है? मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीलियों को महसूस करता था, उसको भाप सकता था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी रंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा था नहीं पता। बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसाते हैं। आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करते रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहे, पर एक बार जैसे जैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता था और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता था। और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर बड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगते, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुस आते हो। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं का हलवाई का दुकान, मतलब कि एक तरीके से हलवाई की दुकान करता रहा होगा। वो लोगों की शिकायतें, जो भी शिकायतें थी, तो लोगों की शिकायतों आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। लोगों ने देखिए एक तरीके से बोलना वहां शुरू किया कि आ जाओ, तुम भी चढ़ाओ। वो अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उसके पीछे 16-17 वर्ष की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ाते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी। क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे, मतलब कि सामने वाला आ रहा है और उसको ढकेला जा रहा है और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात का भी यहाँ पे उठा ले आए। वह आदमी पसीने से तरता हांफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पट्टियों को जो भी साथ में लेके आया था वो भी खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट तो नहीं हूँ। तो सामने वाला कह रहा है कि देखो मैं बेटिकट नहीं हूँ, जो आप लोग इतना ज्यादा गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं ये इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ न देखा न ताओ, आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर को लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वहीं हाय हाय करती वो बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पार्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन जो क्षमता थी वो चूक गई। निकालो इसे, ये कौन है, वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ान सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी की चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कल्लाए जा रही थी। ए नाविक, तो बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो वे जालिमों, बैठने दो उनको। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। सांडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडरा पकड़ करके एक पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे के दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करते नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ दी, बेरहमो तुमने उसे बहुत ही गलत तरीके से धक्के देकर उतार दिया। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लागती हुई आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे बगल में बैठे दुबले पतले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल गई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे हैं, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी, बात पर डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गया था और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग को दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर
छोड़कर आगे बढ़ गई थी तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया हो। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के 3 पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देख रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा संकी सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया व्यक्त हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जप रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते ओठ नजर आते लगते। उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही थी। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मस्कल लादे प्लेटफॉर्म लांघ कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो, पानी पियो। औरतों के डिब्बों में से औरतें और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया था। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की खड़खड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर उससे उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है की औरत? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वो बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बों का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा था। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़धड़ा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने लगे। बोझिल अनिश्चित सा वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बों के मुसाफिर स्तब्ध और संकीर्ण ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूट कर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान उगने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा बैठी से सो गई। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मानकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगाड़ती हुई आग बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरवंशपुर निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचू और खीखी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की की तरफ बाहर झांकने लगा। वहां से डब्बे में फिर मौन सा छा गया। तभी इंजन से सीटी दी और एकदम एक तुरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटाक सा शब्द भी सुनाई दिया। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ वे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ का
और इस तरीके से नीचे उतर वापस से संबोधन किया तेरी उस पठान बनाने वाली माँ का। तो इस तरीके से उस पूरे अगर देखेंगे तो वाकया के दौरान ये लगता है कि लोग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, अपशब्द कहने से बिल्कुल चूक नहीं रहे हैं। वो बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, वो क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर तेरी माँ। इस तरीके से हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादू, तेरी उस। ओ बाबू बकबकन नहीं करो, वो खजीर के तुम खाली, मतलब वो कहते कि गाली मत बको, हमने बोल दिया है, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर। तो यहाँ पे गाली कलौस तक बात आ जाती है। बाबू चिल्लाया और उछलकर सिर पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस सरदार जी बोले, ये लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठ जाओ। तेरी, वो कहते हैं कि तेरी मैं लात ना तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है। बाबू चिल्लाया, वो हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला, ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जीड़े जोगियो आराम नाल बैठो, वे रब दियो बंदे कुछ होश करो। उसके होठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उन्हें छीड़ सी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता, अब बोल तेरी में उस पठान बनाने वाली की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे हुआ क्या। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगा। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ पूछने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठिनका, गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वो उसे कहाँ मिल गया था। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर की ओर उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वो हड़बड़ा कर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सबके सब निकल गए। फिर वह सिर पिटाकर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल हो। पर गाड़ी में, एक तरीके से गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था। गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग उगने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखा जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता था कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर की तरफ गए। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में खुद उगने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर की ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त सा पड़े सरदार जी की खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभिन्न मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बे लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती है तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता है, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा होता है। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई और डिब्बे में अंधेरा सा छा गया। मैंने उसी तरह अदलेटी खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लांग कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर
मुझे धीमे से आस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पांव फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोदने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा, डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना, लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गहरी गठरी झूल रही थी और हाथों में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नजर बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर देखने लगा। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के आस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगे लरज गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडारी को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ाए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वो कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके ओंठ पर फिर से फड़फड़ाए और उन्हें सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया हो, पर वास्तव में केवल क्षय के ही कारण ओठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ। वह अभी भी शायद ये समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पाया और उसका पैर जम नहीं पा रहा। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडारे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा, और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा है। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांसें अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में खिड़की के साथ सट कर बैठा और उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ा और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे को बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नजर नहीं थी। मेरी ओर उसकी तरफ मतलब कि मेरी तरफ वो नजर नहीं दौड़ा पाया। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उसने सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून का बू तो नहीं आ रहा है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरे बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामाने की ओर देखते ही जा रहा था। रात भर उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई। तुमसे डर कर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे।
बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक बेबस सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की तरफ देखता रहा, क्योंकि उसने जो हरकत किया था उसे खुद पे अपने पे ही विश्वास नहीं था, और इस तरीके से हरकत करके जो उसने पीछे किया था। तो देखिए, एक तरीके से सांप्रदायिकता का ये स्तर था। मतलब अमृतसर आ गया, कहानी जो परिस्थितियों को बता रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के विभाजन एक उस परिवेश में देखिए कि भविष्य को लेके, वर्तमान को लेके या अतीत को, जो सांप्रदायिकता का एक चरम स्तर था। लोग अफवाहों में, बहकावे में आ रहे थे और अपनी ही भूमि पर जंग छेड़ दिए थे, और ये सिलसिला भयंकर सूरत में तब्दील हो गया था। कहीं भी अगर देखिए जाए तो ये जो देश विभाजन एक भारतीय इतिहास का एक बहुत ही त्रासद घटना है। और ऐसी स्थिति में जब ये अमृतसर आ गया है, जिसमें बहुत ही बारीकी से भीष्म साहनी जी ने उकेरा है, तो इसे पता चलता है कि उस समय अगर देखा जाए तो विभाजन की मानसिकता लोगों में किस कदर घर कर गई थी, सांप्रदायिकता कैसे चढ़कर बोल रही थी। और बहुत ही अगर इमेजिन करें तो वो वक्त बहुत ही एक तरीके से अंदर से हिला देने वाला वक्त रहा होगा। जैसे कि ये हमारे सिलेबस में लगा है, और आज के लिए ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत करें। टेलीग्राम लिंक जो प्रोवाइड किया गया है वहाँ से जुड़ जाएं। और एक बात ये भी है कि जो है हमारे जो ये हमारा चैनल है, इस पे एक वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य में तो बहुत कुछ हिंदी कहा जाता है, उससे इतर जो भी बचता है और आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो वो नेट JRF के पाठ्यक्रम में है, उससे पूरा हो जाता है। तो हमेशा यही मेरा सलाह रहता है कि साहित्य को कभी भी सिर्फ अपने पाठ्यक्रम के नज़रिए से ना पढ़े, उससे इतर जाके पढ़े। अपने आप को एक नवीन जो हमारे सोच की दिशा होनी चाहिए, उसमें भी कुछ परिवर्तन आए, उसके लिए भी करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।